हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 माइग्रेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसे चलता है एंड किस तरीके से सेंसस में माइग्रेशन रिकॉर्ड होती है। तो लेट्स स्टडी द चैप्टर एंड बिफोर दैट अगर आपको ज्योग्राफी का कोई और चैप्टर पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी नहीं, ह्यूमैनिटीज़ के 11th-12th के हर एक सब्जेक्ट, इंग्लिश ऑल्सो। और अगर नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, क्वेश्चन आंसर्स, एनीथिंग यू वांट, इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स टाइप्ड हैंडरिटन यू विल गेट ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो व्हाट इज माइग्रेशन। तो आपकी बुक में एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है राम बाबू की, किस तरीके से वो एजुकेशन लेकर अपनी भिलाली स्टील प्लांट के अंदर जाके एक इंजीनियर बनता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। वो भी अलग अलग जगह पे एजुकेशन के लिए, कभी किसी शहर में जाते, कभी किसी शहर में, और एक जो है वो फॉरेन भी सेटल हो गया। ऐसे ही हमारे साथ होता है। अभी हम क्लास 12th में, हो सकता है हम अपने ही शहर में, हो सकता है हम कहीं और किसी और शहर में हो जहाँ पे हम पैदा हुए थे, उसके अलावा किसी और शहर में हो, एंड हो सकता है हम ग्रेजुएशन करने के लिए देश से बाहर भी चले जाए या फिर जॉब करने के लिए। तो ये जो अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि जहाँ पे आप पैदा हुए हो या फिर जहाँ पे आप रहते हो, प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इससे अगर हम दूर जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो हमारी पॉपुलेशन का अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो तो उसमें माइग्रेशन एक बहुत ही इंटीग्रल फैक्टर है। तो आपकी बुक का फर्स्ट वर्ड यही है, दैट माइग्रेशन इज इंटीग्रल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जब भी हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर एक कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग माइग्रेट करके आना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे ही अर्ली टाइम्स में इंडिया में होता था, बहुत लोग इंडिया के अंदर आके रहते थे। अब आप सोच रहे होगे अब तो हमारे पास खुद के लिए ही जॉब नहीं है, बट नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले बाहर से भी लोग आते थे हमारे यहाँ जॉब करने, अब भी आते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ हम नहीं आते हैं, बट पहले हमारे यहाँ काफ़ी लोग आया करते थे बाहर से जॉब के लिए, या फिर आप कहो किसी भी पर्पज़ से। देयर वर रेफ्यूजीज़ इन इंडिया। एक आपकी बुक में एक शायरी लिखी है, यू कैन से एनीथिंग, एक कोट लिखी है, कोटेशन लिखी है, उसमें भी यही बताया गया है कि इंडिया में जो भी कोई, अब हमने बांग्लादेश के जो लोग थे उनको रेफ्यूजी दिया, देन हमारे यहाँ तिब्बत से रेफ्यूजीज़ आए, तो हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी बार इन माइग्रेशन हुआ है। तो लेट्स सी, वेव ऑफ माइग्रेंट्स केम एंड सेटल इन इंडिया। कहाँ से आए थे? सेंट्रल इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह से हमारे यहाँ माइग्रेंट्स आए हुए हैं। और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया हु वेंट टू सेटल इन डिफरेंट पार्ट। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग बाहर नहीं जाते, हमें पता है इंडिया के भी बहुत लोग इंडिया से बाहर जाके सेटल होते हैं, एंड उस चीज़ को बोला जाता है इंडियन डायस्पोरा। जो NRI बोलते हैं ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? इंडियन डायस्पोरा। वो लोग जो इंडिया के हैं बट रहते कहीं और हैं, US रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इंडियन डायस्पोरा। तो देयर आर 3 वेव्स जो आपकी बुक में बता रखी है इंडियन डायस्पोरा की। यानी कि ऐसा नहीं है कि आजकल आप लोग ही पढ़ के बाहर जा रहे हो, पहले ज़माने में भी लोगों को इंडिया से बाहर भेजा जाता था फॉर वर्क। सबसे पहला फर्स्ट वेव, जैसे ज़ॉम्बी आते हैं ना, यहाँ वेव ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने, तो फर्स्ट वेव थी हमारी इंडेंचर्ड लेबर की। इंडेंचर्ड लेबर हमें पता है, जिनको प्लांटेशन, टी, कॉफ़ी और जितनी भी शुगर केन और जो कैश क्रॉप्स की प्लांटेशन पे वर्कर्स को भेज दिया जाता था। कौन भेजता था? ब्रिटिशर्स भेजते थे। कॉलोनियल टाइम पे ये हुआ था, हमारा फर्स्ट वेव आई थी। इंडेंचर्ड लेबर को एक अग्रीमेंट साइन होता था जिसको कहा जाता था गिरमिट एक्ट। आपको ये याद रखना है, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट भी कहा जाता है इसे, 1 मार्कर है। और इसके थ्रू एक फिक्स टाइम पीरियड होता था, उतने टाइम के लिए जो लेबरर्स होते थे उनको भेज दिया जाता था फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने के लिए। मज़े करने के लिए नहीं जाते थे वो, वहाँ पे दिन रात प्लांटेशन वर्क पे काम करते थे। कौन कौन सी जगह? मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका से बहुत सारी जगहों पे जाते थे। तो यूपी एंड बिहार के लेबर्स को कहाँ भेजा जाता था? मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, और जो फ्रांस के कई खेतों में भेजा जाता था। तो बहुत सारी जगह इंडियन लेबरर्स को भेजा जाता था काम करने के लिए। और वहाँ पे जो उनकी वर्किंग कंडीशन होती थी, हमने क्लास 10th की हिस्ट्री में इंडेंचर्ड लेबर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उनकी वर्किंग कंडीशन एक स्लेव की तरह, यानी कि गुलाम की तरह उनसे वहाँ पे काम करवाया जाता था। तो फर्स्ट वेव तो कोई अच्छी नहीं थी, हमने पढ़ लिया है। सेकेंड वेव में क्या हुआ?
हम लोगों ने आउट नेबरिंग कंट्रीज़ में जाना शुरू कर दिया। जो हमारी नेबर कंट्रीज़ है, हमारे आसपास की कंट्रीज़ है, प्रोफेशनल लोग जैसे हो गए आर्टिसन, ट्रेडर्स, वर्कर्स, जो स्मॉल वर्कर्स होते हैं, उन्होंने बाहर जाके आसपास की कंट्रीज जैसे आप मान लो सिंगापुर, मलेशिया, इन सब में जाके सेटल होना शुरू कर दिया। और एक समय था जब बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, जब ऑयल बूम हुआ था 1970s में, ऑयल का प्राइस राइज हो गया था, तो इंडिया से काफ़ी सारे लोग इंडोनेशिया, अफ्रीका, ब्रूनिया ऐसी कंट्रीज़ में जाके सेटल हो गए थे। एंड ऐसा नहीं था कि खाली नेबरिंग में ही गए, कई जो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स थे, यानी कि जो खुद का बिजनेस करना चाहते थे, वो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूरोप हो गया और हमारा यूएसए हो गया, वहाँ जाके सेटल हो गए थे। अब हम आ गए अपनी थर्ड वेव पे। थर्ड वेव में मतलब कि इंडिया के लोग और कब बाहर गए थे, तो थर्ड वेव हमारी शुरू हुई 1960s में, जब हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने बाहर के देशों में जाके जॉब लेना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद एक और वेव आई 1980s के अंदर, ये थर्ड वेव में कंसिडर करी जाती है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट, बिल्कुल ही हमारे आप कह सकते हो हाई नॉलेज वाले जो लोग थे, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द 1 मार्कर्स। देखो कई बार बच्चे इसे छोड़ देते हैं, बट एज यू नो अब मल्टीपल चॉइस और जो ऑब्जेक्टिव होता है उनकी वेटेज बढ़ गई हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉक्स ऑल्सो। अब हम आगे माइग्रेशन के ऊपर, माइग्रेशन कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में जो हमारा माइग्रेशन था उसको सेंसस में इंक्लूड करा जाने लगा था 1881 से ही। देखो अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो माइग्रेशन को हमें रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने माइग्रेशन रिकॉर्ड करा था हमारे फर्स्ट सेंसस में भी, एंड उसके बाद हमने 1961 से चेंजेस लाने शुरू करे अपने माइग्रेशन वाले सेंसस के अंदर, यानी कि और बातें जोड़ी जाने लगी। क्या क्या हुआ, लेट्स स्टडी। 1961 में मेजर चेंज आया हमें, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, अंग्रेज चले गए। उसके बाद हमने एक चेंज करा, हमने प्लेस ऑफ बर्थ और ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस को भी कंसिडर करना शुरू कर दिया। जैसे कि जनगणना के लिए जब किसी घर में कोई लोग जाएंगे तो उनसे उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी पूछा जाएगा, एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस कि आप कितने समय से वहाँ पे रह रहे हो, ये भी पूछा जाएगा। फिर एक और चेंज आया 1971 के अंदर, उसमें 2 चीज़ें और ऐड करी गई, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ड्यूरेशन एट इन्यूमरेटेड प्लेस। प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस मतलब कई लोग होते हैं, जैसे आप देखो आपके आर्मी वाले बच्चे आते हैं, आपने देखा है कुछ साल के लिए वो आपकी क्लास में आते हैं और चले जाते हैं, या फिर आप कभी तुम्हारे टाउन में अच्छा स्कूल नहीं है, तुम दूसरे टाउन में पढ़ने के लिए जा रहे हो, या तुम्हारे पेरेंट का ट्रांसफ़र हो गया, तो कई बार लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर में, तो इसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें और इंक्लूड हुई, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस यानी कि लास्ट टाइम आप किस जगह रह रहे थे, कौन से शहर में रह रहे थे, एंड ड्यूरेशन ऑफ लिविंग एट एन्यूमरेटेड प्लेस। एन्यूमरेटेड प्लेस मतलब जहाँ पे जनगणना हो रही है, जहाँ पे आपसे का फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, वहाँ पे आप कब से रह रहे हो, एंड उस प्लेस का नाम क्या। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहती थी और मैंने दिल्ली से शिफ्ट कर लिया है मुंबई, तो अब मेरी प्लेस एन्यूमरेटेड, अब मुंबई में ही तो मेरे से जनगणना होने आएगी जब मैं फॉर्म फिल करूँगी, तो मेरा प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन तो मुंबई हो जाएगा और मेरा प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो इसके ऊपर आपको डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, तो टेक केयर ऑफ दिस। ओके तो अब अगर ऑन द होल हम देखें कि हमारा सेंसस कैलकुलेट होता है तो हम किन 2 चीज़ों को देखते हैं, तो फर्स्ट इज़ प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेकंड इज़ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ में ये देखा जाता है कि जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, और अगर जहाँ पे आप एन्यूमरेशन यानी कि जहाँ पे जनगणना हो रही है वो जगह अलग है, तो यू विल बी नोन एज द लाइफ टाइम माइग्रेंट। एंड अगर रेजिडेंस में ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा लास्ट रेजिडेंस एन्यूमरेशन वाली प्लेस से अलग है, यानी कि अब जहाँ पे मैं रह रही हूँ, रेजिडेंस जहाँ पे मैं अब रह रही हूँ वो लास्ट रेजिडेंस से अलग है, तो यू आर नोन एज द इमिग्रेंट ऑफ लास्ट रेजिडेंस। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हमें फिगर्स दे रखिए 2011 में जब सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस, तो 1210 मिलियन पीपल वर माइग्रेटेड, इंडिया में उन्होंने माइग्रेट करा था। इनमें से 455.8 जो थे मिलियन माइग्रेंट्स जो थे प्लेस ऑफ रेजिडेंस वाले माइग्रेंट्स थे, यानी कि अब उन्होंने अपना रेजिडेंशियल एरिया जो था वो चेंज कर लिया था। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, मेनली 2 टाइप माइग्रेशन की होती है, इंटरनल माइग्रेशन जो कंट्री के अंदर होती है, और इंटरनेशनल माइग्रेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज़ इंट्रा स्टेट एंड सेकेंड इज़ इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, जैसे कि इफ़ यू लिव इन यूपी तो यूपी के अंदर ही आप एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट कर रहे हो, और अगर हम इंटर स्टेट ले तो आप यूपी से महाराष्ट्र शिफ्ट हो रहे हो, तो दैट इज़ इंटर स्टेट।
ठीक है, तो इंट्रा और इंटर स्टेट आपका समझ में आपको आ गया होगा। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर, इंटर मतलब स्टेट के बाहर। तो मेनली 4 इसकी फॉर्म्स होती है। फर्स्ट इज़ रूरल टू रूरल, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में। सेकंड इज़ रूरल टू अर्बन, गांव से शहर में। थर्ड इज़ अर्बन टू अर्बन, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में। एंड लास्ट वन इज़ अर्बन टू रूरल। ये रेयर केसेस में होता है, जैसे कि अभी हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा, इतने सारे जो लेबरर्स थे वो पैदल चल के, साइकिल्स पे, इतनी मुश्किलें उन्हें देखनी पड़ी एंड वो अपने जो गाँव थे उसमें उनको वापस जाना पड़ा, बिकॉज शहरों में ही उनको जॉब मिलनी बंद हो गई थी। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। तो आपने टीवी पे देखा था कैसे वो लोग वापस गए थे। तो कई बार अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होता है इन सम एक्सट्रीम कंडीशंस, या फिर अगर अर्बन एरिया में वो लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहे होते हैं, जॉब अच्छी नहीं लग रही होती है, तो वो वापस चले जाते हैं अपने रूरल एरिया में, अपने फार्म्स पे, वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर करके ही अपने घर का खर्चा चलाते हैं। अब बात करते हैं वुमेन में। तो वुमेन और मेल का अगर डिफरेंस है कि माइग्रेशन में, तो ऑब्वियस है वुमेन का माइग्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसिक इसका मैटर क्या है, मैरिज। आपने देखा है, आपकी दीदी है, बहन है, कोई भी है, शादी होती है, कभी एक देश से बाहर भी हो जाती है, कभी स्टेट से बाहर होती है, कभी शहर से बाहर होती है। तो लड़कियों का माइग्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। मेनली उसका रीज़न क्या है, मैरिज। एंड अगर लड़कों की, मेल की बात करो हम, तो वो मेनली होता है रूरल टू अर्बन, यानी कि गाँव से शहरों का माइग्रेशन होता है। एंड इट्स मेन रीज़न इज़ इकोनॉमिक पर्पस। लड़कों को, मेल्स को मेनली आप कह सकते हो कि काम के लिए, जॉब के लिए इधर से उधर माइग्रेट करना पड़ता है। अब आते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन पे। इंटरनेशनल माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब क्या होता है, आउट माइग्रेशन। जब कोई अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है। ओके, एंड इसको कब बोला जाता है, जियो पॉलिटिकल बॉर्डर्स के आउटसाइड माइग्रेशन, कि जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बॉर्डर्स के आउटसाइड जो माइग्रेशन हो रही है। अगर नेपाल को छोड़ के कोई इंडिया में रहने आ रहा है तो दे विल बी अ आउट माइग्रेशन हुई है ये। और क्या हुआ है ये, दिस इज़ एन इंटरनेशनल माइग्रेशन। अभी मैं आपको इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का मीनिंग बता दूंगी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में, बिकॉज अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो तुम माइग्रेशन कॉन्सेप्ट को कभी भी नहीं समझ सकते हो। ओके, तो 2011 सेंसस के हिसाब से 5 मिलियन पीपल अदर कंट्रीज से इंडिया में आए थे, फ्रॉम विच 88.9% जो थे वो कौन थे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के थे, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और नेपाल के। आप परसेंटेज देख सकते हो, 51.2, 17.1 एंड 15% पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया। अब इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन मतलब आप कह सकते हो इन माइग्रेशन, यानी कि कोई इंडिया के अंदर आके रहने लग गया। एक्शन ऑफ कमिंग एंड लिविंग इन फॉरेन कंट्री, एक्शन ऑफ कमिंग एंड लिविंग इन फॉरेन कंट्री। तो हमारे लिए इमिग्रेंट्स कौन है, जो कोई भी इंडिया में आकर रह रहा है, हम उनको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स। तो इंडिया के अंदर तिब्बत से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ईरान से, म्यांमार से बहुत परसेंटेज ऑफ हमारी रेफ्यूजी आई थी और वो आके इंडिया में सेटल हो गए थे। हमने देखा अलग अलग टाइम पे, तो हम उन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं। और अगर आप अभी की बात देखो तो आपने देखा है कितने सारे लोग जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी इंडिया में आते हैं, नेबरिंग कंट्रीज से भी आते हैं, अभी हमने देखा। तो इमिग्रेंट कौन है, जब कोई अपना देश छोड़ के किसी और कंट्री में जाता है तो दे आर इमिग्रेंट्स। इंडियंस के लिए कोई नेपाल से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, तो हमारे लिए वो इमिग्रेंट है। ओके, बट अगर हम यूएसए में जा रहे हैं, इफ़ आई वेंट टू यूएसए फॉर अ जॉब पर्पस, तो उन लोगों के लिए मैं इमिग्रेंट हूँगी, क्योंकि मैं उनकी कंट्री में जाके रहने लगी हूँ। नेक्स्ट आता है एमिग्रेशन, एक्शन ऑफ लिविंग वंस ओन कंट्री। जब कोई अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहने लगता है तो उसको कहते हैं एमिग्रेशन। सपोज करो मैंने इंडिया से मैं सेटल हो गई हूँ यूएस जाके, ठीक है, तो मैं कौन हुई, एमिग्रेंट। तुम क्या बोलोगे, मैं कौन हूँ, एमिग्रेंट हूँ, क्योंकि मैंने अपना देश छोड़ के मैं यूएसए में चली गई हूँ। और यूएसए वालों के लिए मैं कौन होंगी, इमिग्रेंट, क्योंकि मैं उनकी कंट्री में आकर सेटल हो गई हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिठा लो अपने माइंड के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, यानी कि स्पेस में कैसे वेरी करता है। स्पेशल हमें पता है स्पेस होता है, इसका मतलब कि किस तरीके से इंडिया के अंदर ही किसी की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा माइग्रेशन होती है, कहीं होती है जहाँ कम होती है। तो बहुत ही अनइवन है हमारा माइग्रेशन, इन एंड आउट माइग्रेशन। देखा जाता है हमेशा कि यूपी एंड बिहार इन स्टेट्स में से काफ़ी सारे लोग माइग्रेट करके महाराष्ट्र जाते हैं। तो महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जाते हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेट करके जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एंड जो यूपी है, इट इज़ द स्टेट जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आउट माइग्रेट होते हैं, यानी कि यूपी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो लोग बाहर के स्टेट्स में जाते हैं काम ढूंढने के लिए। स्टेट्स रिसीविंग हाई नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स अगर हम देखें तो कौन से स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन
पीपल। उसके बाद दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा ऐसी स्टेट्स हैं। आपको अगर 1 मार्क में लिखने को आई स्टेट्स रिसीविंग हाई नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, तो यू विल राइट फर्स्ट इज महाराष्ट्र, देन दिल्ली, देन गुजरात, देन हरियाणा। अब आते हैं स्टेट्स विद आउट माइग्रेंट्स, तो यूपी है सबसे ज़्यादा 2.6 मिलियन के साथ, देन है बिहार 1.7, यानी कि यहाँ पे जॉब है ही नहीं तो लोग बाहर जाके जॉब ढूंढते हैं। एंड ये शो करता है कि ये बैकवर्ड स्टेट्स है, तभी यहाँ से लोग बाहर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसी कौन सी स्टेट है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होती है, यानी कि लोग वहाँ पे काम के लिए सबसे ज़्यादा जाते हैं अपनी जगह को छोड़ के, तो दैट इज़ ग्रेटर मुंबई। वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आर देयर। तो ग्रेटर मुंबई आपको लिखना है ग्रेट मुंबई। सो दिस इज़ द 1 मार्कर एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। तो हमारा यहाँ माइग्रेशन का हाफ चैप्टर कंप्लीट हो रखा है। अब हमें बस पढ़ना है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन एंड ओके। तो अब हम आगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। एग्जाम में इसी पे से आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको लिखना होगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। फर्स्ट इज द पुश फैक्टर एंड सेकेंड इज द पुल फैक्टर। पुश मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई धक्का दे रहा है, यानी कि ज़बरदस्ती कभी कभी लोगों को अपने शहर, अपनी जगह छोड़ के कहीं और माइग्रेट करना पड़ता है। तो दीज आर द रीज़न दैट अर्ज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन, जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, उसको उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। व्हाट आर द रीजन्स? नेचुरल डिजास्टर, यानी कि अगर फ्लड आई, डिजास्टर हुआ कोई भी, तो पॉलिटिकल लोकल कॉन्फ्लिक्ट, अगर उस जगह में वॉर होने वाला है, या फिर राइट्स यानी कि दंगे फसाद हो रहे हैं, तो लोग ऐसी जगह में रहना पसंद नहीं करते। पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा, तो लोग निकलना पसंद करेंगे वहाँ से। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो, एंड अगर बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हो जाती है, ओवर क्राउडेड सिटीज़ में भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द पुश फैक्टर, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। एंड इंस्टाग्राम नोट्स में आपको इसका डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा, इसमें इज हैव लगा के यू कैन फॉर्म द सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट फैक्टर हमारा पुल फैक्टर, फैक्टर दैट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि अब ऐसा हो कि तुम्हारा जो सिटी है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, स्कूल भी अच्छा, एजुकेशन भी अच्छी, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, और लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है, तो ऑब्वियस लोग यहाँ पे आएंगे तुम्हारे यहाँ काम करने। तो वो एरिया जो एक अच्छा होता है, जो बाकी लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनको कहते हैं हम पुल फैक्टर्स। तो बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटी एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये भी मैटर करता है। जैसे कि अगर आपके एरिया में मॉल नहीं है, सिनेमा हॉल्स नहीं है, मल्टीप्लेक्स नहीं है, तो आपका भी रहना पसंद नहीं करोगे वहाँ पे। व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग, तो तुम बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे जहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, अच्छे मल्टीप्लेक्स है, वहाँ पे तुम जाके एंजॉय कर सकते हो। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे पुल फैक्टर्स हो गए। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो क्या है कि हमारा जो माइग्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो मेल जो है, मेनली जो मेल है वो माइग्रेट करते हैं फॉर वर्क। कितने परसेंटेज ऑफ मेल? 38%, यानी कि जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपका हो या एनी अदर रीजंस के लिए 38% मेल माइग्रेट करते हो। फीमेल का वर्क पर्पज़ के लिए, एजुकेशन या फिर जॉब के लिए खाली 3% माइग्रेशन है। तो आप डिफरेंस देख रहे हो 38 एंड 3, और ये 3 था पहले के सेंसस का, 2011 के सेंसस का। 4.2% फीमेल माइग्रेट ड्यू टू एजुकेशन और जॉब, जिसको हम टोटल में क्या कह रहे हैं, वर्क के लिए, काम के लिए। अब अगर बात करें मैरिज की वजह से माइग्रेशन, तो ऑब्वियस है फीमेल का ज़्यादा होगा 69.7%, एंड मेल माइग्रेशन भी होता है मैरिज की वजह से। मेघालय में मेनली ये देखा गया है, इट्स ओनली 2%। तो यहाँ आपके पुश पुल फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, बहुत छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीटेड। नाउ विल स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओके। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन में हम स्टडी करेंगे, देखो जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाके सेटल होते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो इकोनॉमिक इफेक्ट भी होता है, सोशल भी, डेमोग्राफिक लेवल पे भी, एंड देयर अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज दोनों ही है, पॉजिटिव नेगेटिव में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ देखो आप, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज होता है जैसे कि आप इमेजिन करो, आपके भैया जो है यूएसए में जॉब कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो घर में भी तो खर्चा भेजेंगे ना, तो वो जो खर्चा घर में भेजेंगे किसी भी चीज़ के लिए, उसको कहते हैं रेमिटेंस। या फिर अगर कोई लेबर है, वो फैक्ट्री में आके काम कर रहा है शहर के अंदर और गांव में पैसा भेज रहा है लड़की की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, तो उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस जो है पॉजिटिव पॉइंट है, लोगों को इनकम मिल रही है, तो इट इज़ पॉजिटिव। और अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपकी बुक में बता रखा है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पंजाब एंड हरियाणा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, तो लोगों ने यूपी, ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो लोग थे वहाँ से आके उन्होंने वहाँ पे जॉब करी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा पंजाब हरियाणा में, और अपने घर पे रेमिटेंसेस भेजे। अब अगर इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखें तो इससे क्या होता है, लोग जाके शहरों में बसने लगते हैं, तो अनरेगुलेटेड स्लम्स बन जाते हैं जो अनहाइजीनिक देखे होते हैं। हमने देखा है छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा
इस टाइप के स्लम्स है। आपने देखा है ना दिल्ली में कितने सारे छोटे छोटे स्लम्स होते हैं, तो दिस इज़ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। अब हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्सिक्वेंस एंड हमारा इन्वायरमेंटल डेमोग्राफिक अदर। तो सोशल कॉन्सिक्वेंस के भी दो ही पार्ट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ऐसे ही आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिख देना है। इफ़ यू डोंट यूज़ इंस्टाग्राम तो ये बोर्ड वाले नोट से आप कॉपी डाउन कर सकते हो। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सोशल चेंज होता है। जब एक जना जैसे तुम्हारी क्लास में कोई आता है बच्चा, कोई जम्मू कश्मीर से बच्चा तुम्हारी क्लास में पढ़ने आया, देहरादून से बच्चा पढ़ने आया है, इन यू लिव इन अ प्लेन एरिया, तो तुम उनसे पूछते हो पहाड़ों में कैसा होता है, ये ऐसा होता है। या अगर कोई साउथ का बच्चा नॉर्थ इंडिया में पढ़ने आता है तो वी आस्क देम, तो आइडियाज़ शेयर होते हैं, कल्चर शेयर होते हैं, ठीक है। तो आइडिया शेयर, टेक्नोलॉजी शेयर, सब कुछ बेटर होने लगता है। सेकेंडली, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, जैसे गांव के लोग जब शहर में जाते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत अकल आती है। दे लर्न अबाउट द गर्ल एजुकेशन, कि लड़कियों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग के बारे में वो जानते हैं, जो चीज़ें वो पहले कर रहे थे अब वो उनको करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और कल्चर ट्रांसफ़र भी होता है और माइंड जो है ब्रॉड होता है। हमने देखा है ना बड़े शहरों का लोग वो का जो माइंड है वो ब्रॉड है, इस तरीके से लोग कहते हैं। तो वही है, ये थोड़ा सा कल्चर कॉन्सिक्वेंस के बीच में ही आता है कि जितनी अच्छी जगह पर आप जाके रहने लगते हो उतना आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होने लगता है। और इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है, एनोनिमिटी। ऐसा नहीं है कि आप किसी और शहर में, किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में जाके अगर रहोगे तो आपको इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि यूएसए जाके जब लोग सेटल होते हैं तो वो खुश नहीं होते क्योंकि वहाँ पे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लोग उनसे जेलस होते हैं, बातचीत अच्छे से नहीं करते, फिर दे फील इन सोशल वैक्यूम, उन्हें अकेलापन फील होता है, दे फील इजेक्टेड या फिर डिजेक्टेड, आई मीन टू से इजेक्ट लिख दिया मैंने, तो डिजेक्टेड फील होता है उनको, बिल्कुल ही अकेलापन लगता है एंड वो एंटी सोशल हो जाते हैं। उसकी वजह से वो ड्रग, अल्कोहल और थेफ्ट इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी है आपको अपने कल्चर को छोड़ के जाके दूसरी जगह पे शिफ्ट होने का। नेक्स्ट कम द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। इसका तो मेनली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ही है। क्या है, रूरल अर्बन माइग्रेशन जब होता है तो अर्बन सिटीज़ जो हैं वो क्राउडेड हो जाती हैं और हैप्पीजार्ड वे में क्राउड होती है। यानी कि देखो, हमने अभी लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन सेटलमेंट वाला, उसमें हमने देखा था कि सेटलमेंट प्लान्ड होती हैं, कि सिटीज़ अगर प्लान्ड हो तो अच्छे से बनी होती है। बट अब जब स्लम्स बन जाते हैं छोटे छोटे सिटीज़ के अंदर तो बहुत ही गलत तरीके से हमारा जो सेटलमेंट है वो हो जाता है। छोटी छोटी स्लम शैंटी कॉलोनीज़ बन जाती है जहाँ पे सैनिटेशन होता नहीं है, उससे पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, ओवर क्राउडेड हो जाते हैं और जो एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारी रिसोर्सेज का। और सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि एक ही स्कूल है तो आसपास के ओवर क्राउडेड इलाका हो गया तो उसी स्कूल में भरेंगे। हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप मानो हॉस्पिटल एक ही है तो वहीं पे लोगों को फिर प्रॉब्लम आती है, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर एक ही जगह पे जाके लोग ओवर क्राउडेडली माइग्रेट कर जाए। नेक्स्ट कम टू द डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस भी हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस का पॉजिटिव पार्ट क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है हमारा और अर्बनाइजेशन होती है, यानी कि पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक जगह पे ज़मीन नहीं रहती है और अर्बनाइजेशन हो जाता है, यानी कि शहरी इलाकों में लोग सेटल होने लगते हैं। बट इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि एज सेक्स कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि मेनली देखो जो वर्किंग पॉपुलेशन के लोग हैं वही माइग्रेट करते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो 19 ईयर्स से अबव है वही दूसरी शहरों में, कंट्री में जाके माइग्रेट करते हैं। सेकेंडली, मेल वर्कर ज़्यादा है तो फीमेल जो है वो घर पे अकेली रह जाती हैं, एंड कई ऐसे एरिया है जहाँ पे फीमेल्स ही रह जाती हैं, तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे किसके ऊपर, डेमोग्राफिक के ऊपर। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो एज और सेक्स कॉम्पोजिशन, जैसे कि आपके शहर में सारे लड़के जॉब करने के लिए चले गए तो लड़कियां ज़्यादा रह जाएंगी, या सारी लड़कियां माइग्रेट कर गई तो लड़के ज़्यादा रह जाएंगे, तो एज एंड सेक्स दोनों के कॉम्पोजिशन पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड, राजस्थान, MP, ईस्ट महाराष्ट्र में एज सेक्स कॉम्पोजिशन पे इफेक्ट आया ड्यू टू माइग्रेशन। ये 1 मार्कर के लिए आपको याद रखना है। अब अदर कॉन्सिक्वेंसेस पे आओ। ये कॉन्सिक्वेंसेस में देखो ये लिखा है कि जब मेल, यानी कि जो घर का जो मेल है, जब वो जॉब के लिए बाहर जाते हैं किसी भी टाइप के काम के लिए, घर पे पैसा वो तो भेजते हैं, बट स्टिल जो उनकी वाइफ होती हैं वो घर पे अकेली होती है तो उन पे मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर दोनों पड़ता है। जो मेल को काम करने होते हैं वो भी उन्हें एंड उनके ऊपर मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर भी पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अगर देखिए हम माइग्रेशन ऑफ वुमेन का क्या इफेक्ट पड़ता है। माइग्रेशन ऑफ वुमेन अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए देखें कि अगर लड़की एम्प्लॉयमेंट पर्पज से बाहर जाके रह रही हैं तो उसका देखो ये है कि दे गेट द फ्रीडम बट दे आर वल्नरेबल टू। फ्रीडम तो मिलता है बट उसके साथ साथ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी दे हैव टू एक्सेप्ट। तो ये कोड वर्ड्स में लिखा हुआ है सारा का सारा, आपका अदर कॉन्सिक्वेंसेज वाला आपको ऐसे ही लिखना है। तो हमारा ये चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें फुल
पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास इंस्टा नहीं है तो ये बोर्ड के नोट से कॉपी कर लो, दैट वुड बी एनफ ऑल्सो। एंड इफ़ यू यूज़ इंस्टा तो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, हैंड रिटन भी है, टाइप भी है। इफ़ यू वांट टाइप तो मैंने हर एक चैप्टर के 1 मार्कर 2 मार्कर्स अच्छे तरीके से बना के डाले हुए, यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम ID। एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के नोट्स भी चाहिए, सब सब्जेक्ट्स के, यू कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम देयर। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है सारी की सारी। एंड देयर इज अ प्लेलिस्ट नोन एज स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके टाइम टेबल को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, टाइम को कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़, यू कैन गो एंड स्टडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ हर एक प्लेलिस्ट में गिवन है, यू कैन जस्ट गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर। तो लेट्स इन टुडेज वीडियो, आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक